नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारी सीरीज़ दोस्तों एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी है। एक पड़ाव दोस्तों हमने पार कर दिया है। यूनिट 1 के बाद दोस्तों अब हमारी यूनिट 2 के लिए विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है। आज से दोस्तों हमारी पहली क्लास शुरू हो रही है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। एकेडमिक एप्टीट्यूड की दोस्तों विशेष सीरीज चला रहे हैं। यूनिट 1 दोस्तों हम करवा रहे थे आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब दोस्तों यूनिट 2 हमारी शुरू हो चुकी है। आपको दोस्तों सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना है। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मुझसे बच्चों के द्वारा। उनके द्वारा लगातार ये पूछा जाता है कि सर हम मॉक टेस्ट देते हैं, इसके अलावा हम MCQ देते हैं तो हमारा सही स्कोर नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे का दोस्तों सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि दोस्तों आप पूरी क्लास नहीं देखते हैं, ऊपरी ज्ञान लेते हैं, उसके बाद फिर आप MCQ करते हैं। और जो MCQ आप करते हैं वो आपके दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर बेस्ड होते हैं। यानी कि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आज के ज़माने में फिर आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो आपने करना क्या है? पूरी क्लास देखनी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, ज्ञान को आत्मसात करना है, तभी जाके दोस्तों आपके अच्छे स्कोर हो पाएंगे। ऊपरी ज्ञान का कोई भी फायदा नहीं है। जल्दबाजी में सिलेबस को कंप्लीट करके MCQ करने बैठ जाना एक बुद्धिमानी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोर्स तो कंप्लीट कर देंगे कहने को, लेकिन आप देखेंगे कि 10% भाग भी आपको अगर याद नहीं है जो आपने पढ़ा है, तो फिर ऐसे पढ़े का कोई भी फायदा नहीं है। आप वहीं आपको अपने आप को पाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। यानी कि टोटल जो पढ़ा गया वो है 0। इससे बढ़िया यह है कि आप ध्यानपूर्वक आराम से धीरे धीरे अच्छे से आप पढ़ें, चीज़ों को कंप्लीट करें। वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि आपको लंबे समय तक दोस्तों याद रहेगी। तो अभी दोस्तों हम आपको आराम से चीज़ें करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो सके, और इसके बाद दोस्तों हम इन चीज़ों में तेजी भी लेकर आएंगे और जल्दी ही दोस्तों आपको ज़्यादा क्लासेस आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए दोस्तों जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हमने बहुत ज़्यादा समय लिया, और आगे आने वाले समय में हम आपको जल्दी जल्दी ये सभी चीज़ें करवाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। वो जल्दी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपने करना क्या है? क्लासेस को पूरा देखना है, तभी जाके आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आज की जो क्लास है दोस्तों फिर से अगेन थोड़ा सा लंबी हो सकती है, और ये दोस्तों टॉपिक काफ़ी दोस्तों बड़ा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि दोस्तों इसको 2 भागों में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 2 भागों में इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि दोस्तों जो चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक है ये अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके 2 भागों में इसको कंप्लीट कर पाएँ। आपने धैर्यपूर्वक दोनों क्लासेस देखनी है, एंड देन उसके बाद आप MCQ ट्राई करिएगा। यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी भाई ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में है। वहां पर आपको हमारी क्लासेस की लगातार अपडेट देखने को मिलेंगी। मॉक टेस्ट और नोट्स की भी सुविधा वहां पर मिल रही है, तो जाके चेक कर लो। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। नाम से पता लगता है दोस्तों कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास जहां पर आपके बालक के विकास का अध्ययन किया जाएगा, जहां पर बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, उसी को हम दोस्तों क्या बोलेंगे? बाल विकास। अब बेसिकली बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग दोस्तों ब्रांच बनाई गई, जो कि बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। इसी को दोस्तों आज बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। ये आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की दोस्तों एक विशेष ब्रांच है, जिसमें चाइल्ड के प्रेगनेंसी से लेकर टिल दैट तक अध्ययन उसके डेवलपमेंट का किया जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। हम बात करेंगे हल्लॉक की। हल्लॉक क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। तो हल्लॉक का दोस्तों सिंपली मानना है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसका नाम बदल के चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर हम सभी एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, ना कि केवल एक एस्पेक्ट्स पर। तो ये मानते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है वही बाल विकास है। चाइल्ड साइकोलॉजी का ही नाम बदल के आगे जाके चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो है। ये मानते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अब देखिए, ये सिंपली मानते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति के विकास का अध्ययन हम गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक कर रहे हैं, यानी कि दी अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस।
प्रेगनेंसी से लेकर अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। यहाँ पर अगर हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे डेवलपमेंट की, इंडिविजुअल की, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, बाल मनोविज्ञान बोलेंगे। इसके बाद जेम्स डेवर है। जेम्स डेवर ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करता है। यानी कि ये मानते हैं कि जब तक व्यक्ति जन्म से लेके परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसके विकास का अगर हम अध्ययन करें तो वही दोस्तों बाल मनोविज्ञान है। ये जेम्स डेवर की डेफिनेशन है। ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिनका आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आइजनेक क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। ये मानते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो कंसर्न्ड है विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन द चाइल्ड। ये बाल मनोविज्ञान का सीधा सीधा संबंध मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से दोस्तों मान लेते हैं। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वतावस्था तक के बालकों की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो यही इनका मानना है कि गर्भकाल से लेकर परिपक्व तक की जो अवस्था होती है तो वहाँ पर बालक के जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये दोस्तों आपकी आइजनेक की डेफिनेशन है। तो दोस्तों अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास को दोस्तों आप इस तरह से कह सकते हैं कि भाई जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो चाइल्ड साइकोलॉजी की ही दोस्तों एक ब्रांच है जो कि बालकों के विकास के व्यवहार, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। तो सिंपली ये कहते हैं कि यहाँ पर बालकों के विकास, उनके व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या विभिन्न जो फैक्ट्स हैं उनका दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। बस यहाँ पर ये मानते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में सिंपल सा ये अंतर है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज दैट द चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडीज द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड whereas चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज। यानी कि विकास की दशा, क्षमताओं के विकास की दशा का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान है उसको दोस्तों हम उसके शब्दों के आधार पर भी समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो बालक जो कि प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बालक बोलते हैं। मनोविज्ञान का अभिप्राय मन का विज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि आप बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास की समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि बाल विकास की प्रकृति कैसी है, यानी कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो नेचर किस तरह का है दोस्तों, हम इसको अलग अलग तरीके से दोस्तों डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक स्पेशल ब्रांच है साइकोलॉजी की। ये इसकी एक प्रकृति है। यानी कि जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है और मनोविज्ञान की शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, जब दोस्तों हम बात करते हैं मनोविज्ञान में तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब व्यवहार में कई प्रकार, कई पक्ष और कई आयाम दोस्तों होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल और केवल मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, ये प्रकृति है मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में, यानी कि एक स्पेशल ब्रांच है साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब दोस्तों हम बात करेंगे मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक एज अ स्पेशल अप्रोच इन साइकोलॉजी। यानी कि एक विशिष्ट अप्रोच की दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, या विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास की प्रकृति के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे।
ठीक है। तो देखिए, मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास में कई विशिष्ट उपागम या फिर विचार पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपागम कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोगात्मक उपागम, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में दोस्तों हम ये जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य और कारण, ठीक है, उनके संबंध को यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस अप्रोच से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है इन द रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स इन द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। कार्य क्या है, कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, ये दोस्तों हमारा उपागम रहता है, जो हमारी विकास की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो विकास के किसी भी अवस्था से संबंधित हो, चाहे वो किशोरावस्था से हो, चाहे वो आपकी बाल्यावस्था से हो, तो जो भी आपकी जो समस्याएं हैं उनके कार्य और कारण संबंध को जानने का प्रयास प्रयोगात्मक उपागम के माध्यम से किया जाता है। एक विशिष्ट अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद एक आता है दैहिक उपागम। दैहिक उपागम का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो नाड़ी संस्थान है व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे एंटायर बॉडी के फंक्शंस को मतलब एक तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी के एंटायर फंक्शन को दोस्तों कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। और इस दैहिक उपागम अप्रोच के द्वारा जो शिशु हैं या फिर आपके जो दोस्तों आपके गर्भस्थ शिशु हैं, इनके व्यवहार की समस्याओं का समाधान या अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो इसको हम फिजियोलॉजिकल अप्रोच दोस्तों कह सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल दोस्तों इसको अप्रोच हम इसको कह सकते हैं, थ्रू विच द बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ द फेटस एंड इन्फेंट्स आर सॉल्व्ड। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है डेवलपमेंटल अप्रोच, यानी कि विकासात्मक उपागम। अब इस उपागम के विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति एवं विशेषताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि इन दिस अप्रोच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द अमाउंट, स्पीड एंड स्पेसिफिसिटीज ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेज। यानी कि जो बाल विकास है उसकी विभिन्न अवस्थाओं में विकास की मात्रा कितनी रहेगी, किस गति से विकास होगा और उसकी क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, यानी कि क्या उसको अलग बनाती हैं। जैसे किशोर अवस्था में क्या अलग है जो कि उसको बाल्य अवस्था से अलग करता है, उन सभी की जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक आता है व्यक्तित्व उपागम, यानी कि पर्सनैलिटी अप्रोच। अब व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, उसके समायोजन, उसकी अभिवृत्ति और आदतों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक पर्सन के बिहेवियर, उसके एडजस्टमेंट, उसके एटीट्यूड, उसकी हैबिट्स को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। सो बाल विकास की जो प्रकृति है उसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय की प्रकृति दोस्तों इस तरह की है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं, यानी कि स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करें तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का यहाँ पर दोस्तों अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे हमारे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, गर्भकालीन अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वय संधि, किशोरावस्था, इन सभी का दोस्तों यहाँ पर डिटेल में अध्ययन किया जाता है। ओके, ये सभी दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपको पता है दोस्तों कि जो विकास के विभिन्न पहलू, जैसे कि शारीरिक विकास है बालक का, मानसिक विकास है उसका, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास उसका, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सभी का दोस्तों यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इनकी डिटेल स्टडी दोस्तों की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कई सारे दोस्तों कारक हैं, जैसे कि उसका वंश है, परंपरा, वातावरण, परिपक्वता, शिक्षण या शिक्षा, इन सभी का दोस्तों इस पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है,
सो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी का विकास की अवस्था में दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बालकों की विभिन्न असमानताओं का भी दोस्तों अध्ययन किया जाता है, क्योंकि देखिए बाल विकास के अंतर्गत बालकों के जीवन में होने वाली विभिन्न असामान्यताएं हैं। देखिए हर कोई बालक है वो एक समान नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो उसके जीवन में जितनी भी असामान्यताएं आती है, जैसे कि असंतुलित व्यवहार आता है, इसमें अनबैलेंस बिहेवियर है, मेंटल डिसऑर्डर की बात करेंगे हम, मानसिक विकार, या फिर उसमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, बौद्धिक दुर्बलताएं हैं, या फिर इसके बाद बाल अपराध, ठीक है, या डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंट चाइल्ड, इन सभी का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मनोचिकित्सा, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। यहाँ पर दोस्तों बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बाल का यानी कि किसी बालक का व्यवहार कैसा है और वो अपने पर्यावरण के संग या फिर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के संग किस तरह का अंतःक्रियाएं करते हैं, उसका भी दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। सो विभिन्न आयु स्तर पर बालक अपने समायोजन के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, जैसे कि परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी, समाज में सभी परिचितों के संग अंतःक्रियाएं करता है, और इन सभी अंतःक्रियाओं का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके बाल विकास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा बालकों की रुचियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ताकि उनका अध्ययन करके उनको शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सके। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला आएगा, यहाँ पर बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अधिगम, कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण इत्यादि सभी का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो कि आपके मानसिक या फिर आपकी बुद्धि से दोस्तों या आपके मस्तिष्क के दोस्तों आपसे जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो बालक की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों ये सभी के सभी इनके बौद्धिक विकास से संबंधित होती हैं। इसके अलावा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में दोस्तों इनके शारीरिक और मानसिक स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। देखिए आपने समझना है कि जो बाल विकास है वो विकास के समस्त पहलू से संबंधित है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सभी तरह से, और उनसे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे उन सभी का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। क्योंकि देखिए शारीरिक विकास में हम देखें तो भाई हर बालक क्या होता है, शारीरिक दृष्टि से अलग अलग होता है। भाई कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है। इसी तरह से मानसिक विकास में अब देखा जाए तो भाई कोई प्रतिभाशाली होते हैं, कोई जड़ बुद्धि होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक विकास है, यानी कि कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो विकास के विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन, यहाँ पर भी दोस्तों इनके पर्सनैलिटी का भी दोस्तों असेसमेंट किया जाता है, यानी कि बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन भी दोस्तों यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। ये सभी दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा बालक अभिभावक संबंधों का भी दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है कि चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के संग कैसा रिलेशनशिप है। सो बाल विकास बालक अभिभावक संबंधों के निर्धारित तत्वों और समस्याओं और उनके निराकरण का अध्ययन कर माता पिता और बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे बालक परिवार, समाज व राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो माता पिता और बालक हैं उनके बीच में अच्छे संबंधों को विकसित किया जाए, ठीक। सो ये आपके बाल विकास के दोस्तों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बाल अध्ययन की विधियों के बारे में, यानी कि जो चाइल्ड स्टडी मेथड्स है उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। भाई देखिए हम जो
बाल विकास के बारे में जानना तो चाहते हैं, सभी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए दोस्तों हमें कुछ ना कुछ मेथड्स की दोस्तों आवश्यक होंगी जिससे दोस्तों हम बालकों का अध्ययन कर सकें। तो उसको हम बाल अध्ययन विधियाँ बोलते हैं, या बेसिकली दोस्तों ये चाइल्ड स्टडी मेथड्स कहलाती हैं। अब अलग अलग दोस्तों जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। बेसिकली दोस्तों ये आपकी बहुत पुरानी मेथड है जिसका प्रयोग कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों किया गया। तो देखिए जो प्रेयर थे 1882 में इस विधि का प्रयोग इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से किया था। इन्होंने अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार किया था, ठीक है। और ये जो चरित्र लेखन है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था तक था। इस विधि में जनरली जो अध्ययन करता होता है वो बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करता है और उसके आधार पर उसकी व्यवहार को वो रिकॉर्ड करता है या देखता है, निरीक्षण करता है, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसकी जो विशेषताएं हैं उनको क्रमबद्ध करके नोट बना लेता है और एक रिकॉर्ड तैयार कर लेता है, और ये रिकॉर्ड ही चरित्र लेखन कहलाता है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड का जब विश्लेषण करते हैं तो उससे बालक के व्यवहार का क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आपने करना क्या है, प्रतिदिन बालक के व्यवहार का निरीक्षण करना है और निरीक्षण के आधार पर उसके व्यवहार की विशेषताओं को क्रमबद्ध ढंग से नोट तैयार करके एक रिकॉर्ड तैयार कर लेना है। इसी को हम रिकॉर्ड चरित्र लेखन बोलते हैं, ठीक है। और इस रिकॉर्ड का विश्लेषण करके बालक के व्यवहार के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये देखना होता है कि बालक ने कौन कौन सी क्रियाएं की, कोई स्पेशल बिहेवियर कब दिखाया, ठीक है। इन सभी को नोट डाउन करना होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगली विधि आती है, उसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि दोस्तों ये वॉटसन के द्वारा दोस्तों डेवलप की गई थी। तो इस विधि का उपयोग छोटे बच्चे और शिशुओं की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। और इस विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है दोस्तों वो जर्मनी में हुआ था, और अमेरिका में वॉटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में दोस्तों किया था। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड इसको बोला जाता है। निरीक्षण विधि जो कि वॉटसन के द्वारा दोस्तों तैयार की गई थी, इसमें दोस्तों जो गैसेल थे, गैसेल दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, इनके द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, एक मूविंग पिक्चर कैमरा का दोस्तों प्रयोग किया गया था, जो कि दोस्तों आपका क्या करता है, मूव करता रहता है। तो मूविंग पिक्चर कैमरा है, और ये व्यवहार चित्रों के विश्लेषणों से बालकों के व्यवहार के संबंध में इन्होंने शुद्ध परिणाम दोस्तों प्राप्त किए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सिर्फ निरीक्षक हैं वही बालक को देख सकते हैं, लेकिन जो बालक है वो निरीक्षक को नहीं देख सकता। तो बालक है उसको ये लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, और जो निरीक्षक है वो मूविंग पिक्चर कैमरा के उपयोग से, यानी कि एक हिडन टाइप का कैमरा होता है जो कि मूव करता है, उसकी मदद से उसके व्यवहारों का चित्र लेता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है, ठीक। सो गैसेल ने इस विधि को दोस्तों अपनाया था निरीक्षण मेथड में, ठीक है। तो ये निरीक्षण विधि में इसमें एक तरफा दिखाई देने वाले कैमरे का उपयोग निरीक्षण कक्ष में किया जाता है, यानी कि निरीक्षण कक्ष में बालक को रखा जाएगा और उस पर ऊपर से कैमरा लगा हुआ होगा जो कि मूव करेगा। तो बेसिकली वो क्या होता है कि वहां पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निरीक्षण विधि के पद के बारे में, यानी कि जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए, निरीक्षण विधि, अगर कोई निरीक्षण विधि को अपनाने जा रहा है तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए दोस्तों, उपयुक्त योजना, यानी कि आपका एक एप्रोप्रिएट प्लान होना चाहिए। भाई अगर आप निरीक्षण विधि के द्वारा अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जिस व्यवहार का आप अध्ययन करना चाहते हैं, या अगर आप जिस समस्या का के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो पहले आपको एक प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए, ठीक है। आप ये ध्यान में रखें कि आपने किन लोगों का निरीक्षण करना है, ठीक है, और किस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण करना है। ये सभी चीज़ें आपकी पहले से ही प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आप कैसे, किस क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, कितना समय लगाएंगे, कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे, एक पूरी तरह से दोस्तों आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है व्यवहार का निरीक्षण। अब दोस्तों जब आपने प्लानिंग कर ली तो फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से योजना बनाई रहती है, उसी प्लानिंग का आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, व्यवहार को नोट करना, यानी कि आप व्यवहार को क्या करेंगे, लगातार नोट करते रहेंगे। जैसे कि आप जो भी आपका कैमरा है, कैमरे का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, जो भी व्यवहार है उसको निरीक्षण करता आसानी से नोट कर सकता है। उसके बाद फिर क्या करना है, विश्लेषण, ठीक। जो भी आपने नोट्स दोस्तों बनाए
और जो भी आपके संबंधित व्यवहार या समस्या से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं उनको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। एंड देन उसके बाद व्याख्या और सामान्यीकरण, यानी कि फिर आप दोस्तों उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि जब आप विश्लेषण करने के पश्चात जो आपका व्यवहार है उसको उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है या बेसिकली उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है कि दीज आर द 5 स्टेप्स विच इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन मेथड। अब दोस्तों बात करेंगे निरीक्षण विधि के प्रकार के बारे में। देखिए दोस्तों, जो निरीक्षण विधि है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है सरल या फिर इसको अनियंत्रित निरीक्षण विधि बोलते हैं। अनियंत्रित बेसिकली क्या है, इसका अर्थ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल का मतलब दोस्तों सिंपल सा है, जब आप किसी घटना का निरीक्षण कर रहे हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में, यानी कि किसी भी तरीके का आप प्राकृतिक कंट्रोल नहीं है, यानी कि आप पे बिना किसी दबाव डाले, बाह्य दबाव डाले आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसको हम अनियंत्रित निरीक्षण विधि कहेंगे, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद दोस्तों आती है सिस्टमैटिक या फिर नियंत्रण निरीक्षण विधि। या बेसिकली आपका क्या होता है कि दोस्तों आप निरीक्षण करता एज वेल एज दोस्तों जो आपका बाह्य वातावरण है या फिर आपकी जो घटना है, दोनों पर आप क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो निरीक्षण विधि है उसको हम क्या बोलेंगे, नियंत्रित निरीक्षण विधि बोलेंगे। बेसिकली बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होती है। इसके बाद एक आती है सहभागी निरीक्षण विधि। सहभागी का मतलब है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। और इसमें दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जो निरीक्षण करता होता है, जो किसी समूह का मान लेते हैं अगर वो निरीक्षण करना चाहता है, तो पहले वो क्या करेगा, वहां पर उस समूह का सदस्य बन के उस समूह में घुल मिल जाएगा एंड देन उसके बाद उस समूह के सदस्यों का वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, सहभागी निरीक्षण विधि बोलते हैं। ठीक है, तो इस विधि से छोटे समूह है उनका अध्ययन दोस्तों बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली बाल अध्ययन की विधि है उसका नाम है प्रयोगात्मक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब प्रयोगात्मक विधि दोस्तों विलियम वुंड के द्वारा दोस्तों प्रतिपादित की गई थी। ये पूरी तरह से दोस्तों आपकी एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें बालकों की प्रेरणा, परिपक्वता, अधिगम, अनुबंधन, विभेदीकरण, संवेगात्मक अनुक्रियाएं इत्यादि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इनका अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो चाहे आपकी लर्निंग हो, कंडीशनिंग हो, डिफरेंशिएशन हो, इमोशनल रिस्पॉन्सेज हो, मोटिवेशन, मैच्योरिटी, जितनी भी इससे रिलेटेड दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका यहाँ पर दोस्तों स्टडी किया जाता है। इस विधि में दोस्तों आपके 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम स्वतंत्र चर और आश्रित चर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे इसके चरण की। तो प्रयोगात्मक समस्या या प्रयोगात्मक विधि के दोस्तों आपके निम्न चरण है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे समस्या। समस्या का मतलब क्या अर्थ है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि सबसे पहले जब आप एक प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोई ना कोई समस्या जरूर होनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप क्या करेंगे, उस समस्या पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना का निर्माण, यानी कि आपको उससे संबंधित जितनी भी समस्या से संबंधित जितने भी आपको फैक्ट्स हैं उनका दोस्तों यहाँ पर अध्ययन करना चाहिए। पहले जैसे आपने समस्या को चुना और समस्या से संबंधित जितने भी आपके साहित्य उसका आपने अध्ययन करना है और एक उपकल्पना का दोस्तों यहाँ पर निर्माण करना पड़ेगा। यानी कि बेसिक तरह से आप कह सकते हैं कि एक जो उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस है उसका आपने यहाँ पर फॉर्मेशन करना पड़ता है। उसके बाद अगला आता है प्रयोज्य। ठीक है, अब उपकल्पना का जब आपने निर्माण कर दिया या फिर आपने निर्धारण कर दिया, फिर उसके बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट का या फिर प्रयोज्य का चयन करते हैं। प्रयोज्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि जिन पर प्रयोग किया जाता है, जिन पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो संख्या है वो 1 भी हो सकती है या फिर 1 से अधिक भी हो सकती है। जनरली हम प्रयोग ज़्यादा 1 से ज़्यादा लोगों पर करते हैं। तो ये हो गए प्रयोज्य, फिर आपने प्रयोज्य का चयन करना है। इसके बाद फिर अगला आता है दोस्तों चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प, यानी कि वेरिएबल्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, तो वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यानी कि जो हमारे वेरिएबल हैं उनको दोस्तों आपने पूरी तरह से यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, वेरिएबल आपके दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप प्रकाश ले लो, ध्वनि,
तापक्रम, शोरगुल, ये सभी दोस्तों आपके क्या आते हैं वेरिएबल, जिनकी एक से अधिक दोस्तों क्या आ सकती है वैल्यू आ सकती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं वेरिएबल। और फिर दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो आपका एक्सपेरिमेंटल है उसका जो पूरा डिजाइन है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए। इसके अलावा उपकरण तथा सामग्री, उपकरण एपरेटस और मटेरियल, यानी कि आप किन उपकरणों का प्रयोग करेंगे उनका दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, उनका विवरण आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब ये है कि आपने जो प्रोसेस करनी है वो पूरी तरह से कंट्रोल तरीके से दोस्तों आपने करनी है, ठीक है। जब आप मतलब जो भी आप दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें करेंगे वो बेसिकली आपकी क्या होनी चाहिए कंट्रोल वे में होनी चाहिए, यानी कि नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है निर्देश तथा विधि। जब आप नियंत्रण कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड मेथड आएगा, ठीक है। यानी बेसिकली जो प्रयोग करता है, जिस पर प्रयोग कर रहा है उस पर दोस्तों वो निर्देश जारी करता है कि ऐसा आपको करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे निर्देश या तथा विधि, जिस विधि का दोस्तों वो क्या करेगा प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे निर्देश तथा विधि बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन एंड मेथड, या बेसिकली आप इसको इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर भी दोस्तों आप इसको कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला आएगा दोस्तों परिणाम, ठीक है, यानी कि रिजल्ट। इसके बाद जो भी आपके रिजल्ट हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों आप जो स्टैटिस्टिक्स की या सांख्यिकी की जो मेथड्स होती हैं उसके अनुसार उनका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण के आधार पर दोस्तों आप क्या करते हैं परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या तथा सामान्यीकरण, यानी कि डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन इसका किया जाता है। तो फिर जो भी आपको आंकड़े मिलेंगे उनके परिणामों की व्याख्या आप करेंगे, ठीक है, जो भी आपके परिणाम आए उनके आधार पर, ठीक। तो ये आपके क्या है दोस्तों प्रयोगात्मक विधि के एक तरह से ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या स्टेप्स हैं जिनको आपने समझना है। समस्या का चयन, उसके बाद उससे संबंधित जितने फैक्ट्स हैं उनका अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, उसके बाद जिस सब्जेक्ट जिस पर प्रयोग करेंगे, चरों को आपने ध्यान रखना है, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसको तैयार कर लेना है, उपकरण सामग्री तैयार कर लेनी है, पूरी प्रोसेस कंट्रोलिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप निर्देश देंगे जिस पर आप प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको परिणाम मिलेंगे और परिणामों की दोस्तों आप क्या करेंगे व्याख्या और सामान्यीकरण। इसको इतने आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली विधि आती है बाल अध्ययन की, वो आती है दोस्तों आपकी समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियां, ठीक है। तो समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियां यानी कि क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचेस, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे समकालीन अध्ययन प्रणाली की। समकालीन अध्ययन प्रणाली का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको बालक के विभिन्न पहलुओं का दोस्तों आपने अध्ययन करना, उसके विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं बालक के समूह बना लेते हैं, कई सारे आप समूह बना लेते हैं और उनका दोस्तों आप क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं समकालीन अध्ययन प्रणाली बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि इस अध्ययन प्रणाली में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विकास का अध्ययन में सर्वप्रथम भिन्न भिन्न अवस्था के बालकों के समूह बना लेते हैं, यानी कि आपने भिन्न भिन्न अवस्था के बना लिए। जैसे आपने मान लेते हैं यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के आपने बालक बना लिए। जैसे आप मान लेते हैं बालक के भाषा विकास को देखना चाहते हैं कि उसके भाषा का विकास कैसे होता है, तो आपने मान लिया कि भैया 1 से लेकर 4 वर्ष तक के बालकों का समूह बना लिया, फिर इसके बाद 4 से लेकर 8 तक के, फिर ऐसे 8 से लेकर 12 तक के, ऐसे ऐसे करके आपने दोस्तों क्या किया इनका समूह बना लिया। देन उसके बाद आपने क्या किया इन सभी का अध्ययन किया, ठीक है। सो फिर अध्ययन समस्या से संबंधित शारीरिक और मानसिक योग्यता वाले विकास के क्रमों को इन विभिन्न स्तर के बालकों में निरीक्षण किया जाता है। तो अलग अलग स्तर के बालकों पे आप इनका अध्ययन करते हैं और अंत में आंकड़ों के औसत मानों के आधार पर विकास के क्रम को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर हम जितने भी यहाँ से हमें डेटाज मिलेंगे, इन सबसे डेटा मिलेगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे उनके औसत मान हम निकालते हैं और फिर इनके विकास के क्रम का हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि हम अध्ययन करना चाहते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार होगा, तो हम सबसे पहले भिन्न भिन्न आयु स्तर के बालकों को हम चुनेंगे और फिर हम दोस्तों उसका क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगली जो अप्रोच आती है उसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। अब दीर्घकालीन का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हम एक ही ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उस ग्रुप का अलग अलग समय काल के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करते रहेंगे,
ठीक है, यानी कि इसमें एक ही आयु स्तर के बालकों के समूह को चुना जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम भाषा विकास का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो केवल एक ही स्तर के आयु के बच्चों का हमको चुन लिया। जैसे हमने मान लिया कि भैया 1 से लेकर 8 वर्ष तक के बालकों का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, और 6-6 महीने के बाद इसमें अध्ययन करते रहे कि इनका जो भाषा का विकास है वो कैसा हो रहा है। ठीक, सो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच मेथड क्या है कि इसमें इस प्रणाली में एक ही आयु स्तर के बालकों के समूह को चुना जाता है। इस समूह के बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास क्रम का निरीक्षण और मापन किया जाता है, और अंत में इस प्रकार के आंकड़ों के आधार पर उनके विकास के क्रम को हम जान लेते हैं। यदि हम बालकों में भाषा के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले 1 वर्ष की आयु के केवल 100 बच्चों को चुनकर प्रत्येक 6 महीने पश्चात उनके भाषा विकास का निरीक्षण करेंगे और मापन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में सिंपल सा अंतर है। क्रॉस सेक्शनल में आप क्या करेंगे कि अलग अलग बालक समूह को चुनेंगे, उनके आयु स्तर के अकॉर्डिंग अलग अलग आयु स्तर के बालकों के समूह को बनाएंगे, ठीक है, आदर्श विधियों के द्वारा। देन उसके बाद आप उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, एक साथ आप अध्ययन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, दीर्घकालीन अध्ययन विधि यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में क्या होगा कि आप एक ही समूह बनाएंगे, एक ही आयु स्तर का, और उसमें समय समय के संग, यानी कि यहाँ पर आपका जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, वहाँ पर टाइम वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपके क्या कर रहे हैं, ग्रुप हैं वो वेरी कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ पर एक ही ग्रुप है, ग्रुप आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। तो इसीलिए क्या है आपकी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। और समकालीन क्रॉस सेक्शनल यानी कि इसमें एक ही समय में आप इसका अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली विधि आती है जो कि बाल अध्ययन की एक और महत्वपूर्ण मेथड है, जिसका नाम है साक्षात्कार मेथड यानी कि इंटरव्यू मेथड। इसमें साक्षात्कारकर्ता यानी कि जो आपका इंटरव्यूअर है और सूचनादाता यानी कि जिसका इंटरव्यूअर लिया जा रहा है, ये दोनों आमने सामने बैठते हैं, तथा जो साक्षात्कार करता है सूचनादाता से अध्ययन समस्या से संबंधित के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि जो भी आपकी अध्ययन समस्या है, जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, उससे संबंधित आप सूचना वहाँ पर उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर देन उसका बाल विकास को आप समझ लेते हैं, ठीक है, यानी कि विकास के क्रम को आप समझ लेते हैं। आइजने क्या कहते हैं, साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है, तो उसी को ये साक्षात्कार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो साक्षात्कार विधि के प्रकार है, इनको भी दोस्तों आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं दोस्तों आपके प्रमाणिक साक्षात्कार यानी कि स्टैंडर्डाइज और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपकी अध्ययन समस्या है जिसके आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप पहले से तैयार कर लेते हैं, और देन उसके बाद आप क्या करते हैं, उन प्रश्नों को पूछते हैं, ठीक है, और सूचना लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रमाणिक साक्षात्कार विधि। अब एक होगी दोस्तों आपकी अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि, यानी कि आप प्रश्न के पहले से तैयार नहीं करते, रेंडमली दोस्तों आप क्या करते हैं, वहां पर आप प्रश्न पूछने लग जाते हैं। इसमें प्रमाणिक में क्या होगा कि पहले से आप अध्ययन समस्या से संबंध में प्रश्न तैयार कर लेंगे, प्रश्नों की संख्या भी निश्चित होगी। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने मन से प्रश्न पूछते चले जाएंगे, प्रश्न आपने पहले से तैयार नहीं किए होंगे, प्रश्नों की संख्या भी क्या होगी, निश्चित नहीं होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि बोला जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि होगी वो उतनी विश्वसनीय नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको जो प्रश्न है वो पहले से आपने तैयार नहीं किए हैं, कुछ प्रश्न आपके छूट भी सकते हैं, और प्रश्नों की संख्या निश्चित ना होने से भी हो सकता है कि आपको पूरा जो आपको जानकारी चाहिए वो आपको ना मिल पाए, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो अगली विधि आती है जो कि बाल अध्ययन की विधि है, जिसका नाम है दोस्तों प्रश्नावली विधि यानी कि क्वेश्चनर मेथड। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब कभी दोस्तों हमारा अध्ययन इकाइयों का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, यानी कि जब हमारा एरिया ऑफ स्टडी है वो काफ़ी बहुत बड़ा होता है, और सूचनादाताओं यानी कि जिनसे हमने सूचना लेनी है वो भी बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तब हम दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, प्रश्नावली में दोस्तों प्रश्न लिखे होते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर जो सूचनादाता हैं उनको देने होते हैं। यानी कि आप उनको क्या करेंगे, प्रश्नावली पकड़ा देंगे और वे उसमें अपने उत्तर लिखेंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर आप उनकी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली तैयार करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रश्नावली का जो आकार है वो निश्चित होना चाहिए, और प्रश्नों की संख्या है
वो भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि भैया जिसको आप दे रहे हैं प्रश्नावली वो उन प्रश्नों के आंसर ही ना दे। अधिक होंगी प्रश्नों की संख्या, बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए और आकार भी छोटा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि लंबे होंगे तो फिर उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होने चाहिए, एक से अधिक आंसर नहीं होने चाहिए, एक प्रश्न के एक ही आंसर होना चाहिए, जैसे हम बहुविकल्पी प्रश्नों का एक आंसर होता है। ठीक है। टफ नहीं होने चाहिए, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं होता चाहिए कि प्रश्न ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। प्रश्न प्रश्नावली में पहले सरल होने चाहिए फिर कठिन, यानी कि पहले आप सरल प्रश्न पूछे फिर धीरे धीरे कठिनता का स्तर बढ़ाइए। ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न होने चाहिए वो रुचिपूर्ण और ध्यान आकर्षित करने वाले होने चाहिए। तो ये प्रश्नावली विधि के दोस्तों आपके कुछ मतलब प्रश्नावली तैयार करने के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, जिसको आपने समझना है प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों की जो प्रश्नावली विधि है उसके क्या क्या प्रकार हैं, उसको दोस्तों यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले आती है दोस्तों अप्रबंधित प्रश्नावली, यानी कि ओपन क्वेश्चनर। ओपन क्वेश्चनर का मतलब ये है कि जिसमें सूचनादाता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, जो आपको इंफॉर्मेंट दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस पर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो खुलकर उत्तर दे सकता है। ठीक है। जैसे कि आपके विद्यालय की क्या क्या सीमाएं हैं, तो एक प्रश्न हो गया तो फिर अब क्या देगा, वो अपना आंसर देगा। ठीक है। इसको बोलेंगे अप्रबंधित प्रश्नावली। अब अगली आएगी प्रबंधित प्रश्नावली, यानी कि ऐसी प्रश्नावली जिसमें सूचनादाता को किसी चीज के जवाब पर प्रतिबंध होता है, यानी कि केवल चुने हुए उत्तरों में से ही उत्तर देना है, जैसे कि बेसिकली बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। शिक्षक से आपको भय लगता है, हाँ या नहीं, तो आपके पास दो ही उत्तर है, आपने उसको उसमें से दे देना है। तो यानी कि आपके जो जवाब हैं उन पर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसको प्रतिबंधित प्रश्नावली बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगली जो प्रश्नावली विधि है उसके जो प्रकार की हम बात करें तो अगली होती है चित्र प्रश्नावली। चित्र प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो चित्रों के रूप में होते हैं। आपको फिगर दिया जाता है, आपको उसके आंसर देने होते हैं, तो द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ओके। इसके अलावा अगली जो आती है दोस्तों विधि, उसका नाम है दोस्तों परीक्षण विधियां या फिर मनोनीत विधियां, मनोमिति विधियां। ये भी दोस्तों आपकी क्या है, बाल अध्ययन की विधियां हैं, जो टेस्ट मेथड और साइकोमेट्रिक्स मेथड दोस्तों उसको बोलते हैं। तो देखिए ये आपके मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण परीक्षण विधियां हैं। तो बेस्ट के द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं गणना के लिए तैयार किया जाता है। तो इन्होंने ये माना है कि जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको डिज़ाइन किया गया है जिससे हम किसी आस्पेक्ट बिहेवियर के किसी एस्पेक्ट को मेजर कर सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें, उसके लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दोस्तों परीक्षण तैयार किए जाते हैं। ये एक तरह के उपकरण है। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण वह उपकरण है जिसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं और जिसकी सहायता से व्यवहार के कुछ पहलुओं का मापन हम करते हैं। तो जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसको एक्सपर्ट दोस्तों प्रिपेयर करते हैं साइंटिफिकली, और जिसकी सहायता से हम एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। सो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा भी व्यक्तियों के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के मापा जा सकता है। ठीक है। तो ये जो परीक्षण है वो मानकीकृत होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं। तो बेसिकली जो आपके दोस्तों आपके वैसे जनरली दो तरह के दोस्तों परीक्षण होते हैं। एक होते हैं जो शिक्षक निर्मित होते हैं, जिनको शिक्षकों के द्वारा बनाया जाता है। एक आपके दोस्तों होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पर हम दोस्तों मानकीकृत परीक्षण की दोस्तों बात करें, जिनको कि एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो ये आपके परीक्षण जो होते हैं वो मानकीकृत होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता उनमें वैधता होती है। ठीक है। तो परीक्षण विधियां या फिर साइकोमेट्रिक्स मेथड हैं, इनके द्वारा भी दोस्तों काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है बाल विकास के बारे में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है व्यक्तिक इतिहास विधि। ये भी दोस्तों आपकी बाल विकास की एक और मेथड है जिसको हम केस हिस्ट्री मेथड के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक। तो बेसिकली ये विधि क्या है, मानव व्यवहार के उसके संपूर्ण ढांचे में अध्ययन तथा उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक व्यक्तिक परिस्थितियों के विश्लेषण और तुलना से दोस्तों यहाँ पर ये संबंधित है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो मेथड है इसमें मानव व्यवहार के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और
बेसिकली ये विधि एनालाइज करती है, कंपैरिजन करती है ऑफ इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, इस विधि द्वारा जब समस्या का अध्ययन किया जाता है तो जो गहन अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण सरलता से दोस्तों यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जब समस्या का जो भी अध्ययन किया जाता है तो गहन अध्ययन के आधार पर उसका आप सामान्यीकरण सरलता से कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी मेथड बोलते हैं। इस विधि की सहायता से दोस्तों आप क्या करते हैं, कई तरह के जो फैक्ट्स हैं उनको आप ढूंढते हैं। ठीक है, समस्या की जो विस्तृत जानकारी है उसको आप दोस्तों यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी को हम केस हिस्ट्री मेथड बोलते हैं, यानी कि आपको जो समस्या है या केस है उसकी पूरी हिस्ट्री दोस्तों आपने निकालनी है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो अगली बाल अध्ययन की विधि है दोस्तों उसका नाम है समाज मिति विधि। अब जो समाज मिति विधि है दोस्तों ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और ये जो विधि है दोस्तों आपकी काफ़ी यूज़ की जाती है, सोशियोमेट्रिक मेथड। बेसिकली क्या है कि समाज मिति, जैसे ये नाम से पता लग रहा है, तो एक समूह के सदस्यों के बीच में पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण को इस विधि के रूप से मापा जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली समाज में जो एक समूह के सदस्य हैं उनके बीच में कितनी चीज़ों में एक्सेप्टेंस है, किन चीज़ों में रिजेक्शन है, क्या उनमें अट्रैक्शन है, क्या रिपल्शन है, इस विधि के आधार पर उन सभी चीज़ों का मापन किया जाता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग समाज मनोविज्ञान में और बाल मनोविज्ञान में अत्यधिक किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें समाज मिति से ही, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तो सोशली तौर पर जो आपके बीच में जो एक समूह के सदस्य हैं उनके बीच में जो थॉट्स हैं उनमें क्या एक्सेप्टेंस है, किन चीज़ों में रिजेक्टेंस है, मतलब कि आप किस में चीज़ में रिजेक्ट हैं, क्या उसमें अट्रैक्शन है, क्या रिपल्सन है, इस चीज़ को दोस्तों इसमें मापा जाता है। तो इसको हम सोशियोमेट्री या फिर समाज मिति विधि के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों जो अगली मेथड आती है बाल अध्ययन की दोस्तों वो आती है प्रक्षेपण विधियां, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब देखिए प्रक्षेपण विधियां ये भी दोस्तों आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिनकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बाल विकास के क्रम को दोस्तों बहुत आसानी से साइंटिफिक तरीके से दोस्तों इसको समझा जा सकता है। तो प्रक्षेपण शब्द का उपयोग मनोविज्ञान में दो शब्दों में हुआ है। प्रोजेक्शन का क्या अर्थ है, इस शब्द का प्रथम उपयोग मानसिक मनोरचनाओं के रूप में हुआ है, यानी कि जो आपकी मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी फॉर्म में दोस्तों हुआ है, और जो दूसरा प्रयोग हुआ है दोस्तों वो प्रशिक्षण विधियों के रूप में हुआ है, जबकि प्रशिक्षण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का जो श्रेय है वो फ्रायड को दोस्तों यहाँ पर जाता है। ठीक है, सो जो आपकी मेंटल कंस्ट्रक्ट है इसको प्रोजेक्शन के रूप में यूज सबसे पहले सिगमंड फ्रायड थे, इनको दोस्तों इसके प्रयोग का श्रेय जाता है। तो प्रशिक्षक, जब हम बात करते हैं प्रक्षेपण, तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग दोस्तों क्या है, मनोविज्ञान में दो अर्थों में हुआ है। एक है मानसिक मनोरचनाओं, मानसिक मनोरचना जो कि फ्रायड के द्वारा दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया गया है, और दूसरा है दोस्तों की प्रक्षेपण विधियां। ठीक है, प्रक्षेपण विधियों के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब जो प्रक्षेपण विधियां हैं, इस विधि के द्वारा दोस्तों जो बालक की अंडरस्टैंडिंग और अचेतन की अभिप्रेरणाओं और व्यक्तित्व संरचना का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपकी मेथड्स होती हैं इसमें बालक की अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है, मोटिवेशंस हैं, उनकी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, उनको दोस्तों यहाँ पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, खासकर दोस्तों जो अचेतन मन में छुपी हुई जितनी भी जो उसकी भावनाएं हैं या उसकी जो अभिप्रेरणाएं हैं उनके पर्सनालिटी स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन अध्ययन विधियों के द्वारा व्यक्तियों के संवेगों, उनकी अभिप्रेरणाओं, अनुभवों, विचारों और अभिवृत्तियों का अध्ययन विश्वसनीय ढंग से दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। तो जो प्रक्षेपण विधियाँ हैं इससे पर्सनल के इमोशंस, मोटिवेशन, एक्सपीरियंसेस, थॉट, एटीट्यूड, इनको दोस्तों स्टडी किया जा सकता है, वो भी काफ़ी रिलायबली, यानी कि विश्वसनीय तरीके से इसमें किया जा सकता है। ठीक है,
अब इस विधियों की सहायता से जनरली क्या है कि दोस्तों आपके जो अचेतन स्तर हैं, जो आपके आंतरिक विचार हैं, ठीक है, और जो आपकी भावनाएं हैं, इन सभी का दोस्तों यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब सामान्य तरह के व्यक्ति हो चाहे आपके असामान्य तरह के व्यक्ति, सभी में दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज के बाल विकास का पहला भाग। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि क्लास थोड़ा सा लंबी होगी और इसको दोस्तों आपने समझना पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्लास आपने पूरी देखी होगी। अगर आप अभी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब पूरी देखी होगी, और आपको आई होप कि दोस्तों ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। ऐसी क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।